क्लास 9 अध्याय 3 अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिलती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि कोई जल विभाजक धारा अधारा ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन की नदी है? भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है वर्गों में। हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग में निकलती है। इन नदियों में पर्वत को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया गॉर्ज का जो निर्माण कर रही है नदियाँ हिमालय से निकलने वाली। बड़ी सहायक नदियाँ आकार इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत ही सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदियों में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिस्तान से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में कौन कौन? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम मिलती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची के पूरब की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी एक तिहाई के कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब के शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोकुल झील अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। चित्र 3.3 में अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा तिरछी होती है, फिर भी इनमें बहुत कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार के दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय के निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। ये नदियाँ लंबी हैं तथा इनके अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर मिलती है। इसके आगे तो पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र भी पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। गंगा नदी तंत्र से पहले ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नदी की विभिन्न अवस्थाएं देखिए, जब ये नदी का स्रोत, जब नदी बहना स्टार्ट करती है ऊपर से नीचे की तरफ, मध्य भाग नदी का हो गया गोकुल झील जो यहाँ
ऐसे हो गया, बन गया ना, इसलिए इसको गोकुल झील का निर्माण हो गया है। इसको ऐसे बह रहा है तो उसको विसर्प बोलते हैं, निचला भाग, और यहाँ डेल्टा का निर्माण कर रही है। गंगा नदी तंत्र पढ़ लेते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय मुख्य नदियाँ और झीलें: सिंधु नदी, बुलर झील, ब्यास नदी, गोविंद सागर झील, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलुज नदी जो पाकिस्तान में है, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, राणा प्रताप सागर, सांभर झील, शारदा नदी, घाघरा, गंडक, कोसी नदी, गंगा नदी, गोविंद सागर, बलम, महानदी, नर्मदा नदी, गांधी सागर, बेतवा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, पेन गंगा नदी, निजाम सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, कोलेरू झील, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, लिंगामक्की झील, कृष्णा सागर झील, पुलकर झील, कावेरी नदी, वेम्बनाथ झील, महानदी, चिल्का झील, कोसी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, लोहित नदी, सांगपो नदी। मुख्य नदियाँ और झीलें के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम, देखिए यहाँ पे देवप्रयाग में मिल रही है भागीरथी। और क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य: प्रदूषण के प्रभाव को कम करना एवं उसके संरक्षण के कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में जानकारी निम्न वेबसाइट के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका वेबसाइट दिया गया हुआ है। से निकलती, इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण एक तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देखें। क्या आपको गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र: ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 1757 मीटर के पास पहुंचकर यह
अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? माजुली द्वीप था। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा को मार्ग में परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीपीय नदी प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों को अपवाह द्रोणियों आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा द्रोणी के बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों की यह नदी गहरे गॉर्ज में बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। वाटरफॉल। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। आप इसके बारे में इस वेबसाइट पर जान सकते हैं। ताप्ती द्रोणी तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखलाओं में है। यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाटियों के बीच तटीय मैदानों में बहुत अधिक संकीर्ण है। इसकी तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। देखिए पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार। गोदावरी द्रोणी गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से? पश्चिमी घाट की ढालों से, महाराष्ट्र में नासिक जिले से। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी 50% है। मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेननाग तथा पेननाग। इसमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी द्रोणी महानदी का उद्गम दक्षिण की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा की से बहने वाली बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। कृष्णा द्रोणी कृष्णा के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसका मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? इसमें शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान किया जाता है। ज्ञात कीजिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसके 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, यानी 3/4, 4 में से 3 भाग हिमानी के रूप में है, यानी बर्फ के रूप में लिया होगा। और एक सेकंड कुछ छूट रहा है क्या? और यहाँ झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार आप झीलें व स्थानों पर भी गए होंगे। वहाँ नौकायान, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए अगर आप कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तो तब क्या वे इतना आकर्षक करते जितना कि आज करते हैं? क्या आप कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस स्थान से झीलों का महत्व क्या है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलें का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर? भारत में बहुत सी झीलें हैं। यह एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। आकार तथा अन्य लक्षण से अधिकतर झीलें अस्थायी हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय प्रवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ के चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र से काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बाढ़ रोधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलोराडो झील। अंतर्देशीय भागों लोकतक झील, मणिपुर वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। एक सेकंड कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। अच्छा, अंतर्देशीय भागों वाली झीलें के बारे में वर्षा हो रहा वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण झील वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमानियों में या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो, बाद में हिम पिघलने से भर गई हो, या किसी क्षेत्र में सिलाव अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर में वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकताल, बारापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने के भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना। क्रियाकलाप एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार करें। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती है तथा इसे मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों की अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। नदियों की जल मूल प्राकृतिक संसाधन में है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही
अधिवासियों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहर में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना विस्तार किया गया। नदियाँ देश के जल का स्रोत का मुख्य स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करने के लिए जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसकी वेबसाइट है। नदी प्रदूषण नदी जल के घरेलू उद्योग तथा कृषि में बढ़ती मांगों के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी हुई है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण इससे तथा अपरिकृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित दल का प्रभाव में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर के फैले बड़े शहर की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में समुद्र का प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें।